हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो लेक्चर। आज की लेक्चर सीरीज में फिर से भारतीय संविधान हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का लेक्चर कंटिन्यू हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार प्रेजेंट टाइम में, जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 300 क्लॉज ए में दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार की कैटेगरी में आता था। आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19 क्लॉज 1 चा में आता था, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड चा के अंतर्गत भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जब हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात पता चला कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, तो एक सडनली ये इंस्पिरेशन आता है, अंदर से ये फील आता है, डिस्कशन में ये बात निकल के आती है कि अगर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 को घोषित कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट किसी व्यक्ति के संपत्ति को अर्जित करना चाहे या लेना चाहे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो रिट्स हाई कोर्ट में फाइल कर देगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। तो आर्टिकल 32 में कोई भी व्यक्ति कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा आर्टिकल 32 में कि हमारे फंडामेंटल राइट को स्टेट गवर्नमेंट इन्फ्रिंज कर रही है। स्टेट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार विकास का कार्य नहीं कर पाएगी। जैसे पुल बनाना है, रेलवे स्टेशन के लिए जमीन अधिग्रहण करना है, रेलवे लाइन जानी है, तो जितने भी पब्लिक वर्क होते हैं विकास के लिए होते हैं। अब ये पता चल रहा है कि रेलवे स्टेशन गुजरनी है और वहां किसी राजा या नवाब की जमीन है और वो उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि साहब ये तो फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हम तो अपनी जमीन नहीं दे पाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान देश का हो जाता। तो फंडामेंटल राइट में एक अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 से हटा करके इसे एज ए लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300 क्लॉज ए में, यानी कि जो हमारा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, अब ये मात्र विधिक अधिकार रह चुका है, मूल अधिकार नहीं है। तो आप इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ आपके लिए हम नोट्स बना करके ले आए हैं, देख लेते हैं कि इस नोट्स में क्या पॉइंट आउट किया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19(1) चा में संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एवं अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। ये दोनों मौलिक अधिकार थे। अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड चा और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, और ये दोनों क्या थे? मौलिक अधिकार थे। ये अधिकार निम्नलिखित दशाओं में समाप्त किए जा सकते थे। इनकी कुछ कंडीशंस थी, जिन कंडीशंस के बिहाफ पर इन फंडामेंटल राइट को फिनिश किया जा सकता था। पहला, लोक प्रयोजन के लिए, दूसरा संसद द्वारा विधि बनाकर, और तीसरा युक्त मुआवजा देकर। यानी 3 ग्राउंड थे। पहला लोक प्रयोजन के लिए, दूसरा संसद द्वारा विधि बनाकर, और तीसरा युक्त मुआवजा देकर के। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार आत्यांतिक रूप से प्रवर्तनीय था, यानी एब्सोल्युटली प्रवर्तनीय था, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से मुआवजा देकर ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसका संपत्ति लिया जा रहा है उसको मुआवजा देना ही होगा, भले ही उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। तो बाद में क्या हुआ? जोत अधिनियम आया कि एक व्यक्ति के पास 12 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी, 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी। तो
अगर 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी, क्योंकि जिस समय हमारा देश आजाद था उस समय बहुत सारे जमींदार थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास एक भी टुकड़ा जमीन का नहीं था। तो आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार प्रिवेल कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखा जाता। यानी बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, नवाब थे, वो संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत अपनी जमीन को छोड़ते ही नहीं, और ऐसे व्यक्ति जिनके पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है उन्हें वो जमीन से हमेशा के लिए वंचित रहते। नेक्स्ट है प्रथम संविधान संशोधन और संपत्ति का अधिकार देख लेते हैं। यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और फिर संपत्ति के अधिकार का क्या स्टेटस रहा। संविधान के लागू होते ही शासन को ऐसा आभास हुआ कि संपत्ति के मूल अधिकार को सांपत्तिक क्षमता स्थापित करने के प्रयोजन के लिए कुछ सीमा तक सीमित किया जाना चाहिए, यानी कि इसकी बाउंड्री को लिमिटाइज किया जाना चाहिए। अतः तत्कालीन सरकार के प्रस्ताव पर संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में पारित किया गया एवं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 का और 31 खा और अनुसूची 9 जोड़ी गई। क्या क्या जोड़ा गया? 31 का, 31A, 31B और शेड्यूल 9 ऐड किया गया 1951 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अनुच्छेद 31 खा में यह प्रावधान किया गया कि यदि संसद इस अनुच्छेद के अधीन अधिनियम पारित करके उसे 9वीं अनुसूची की विषय वस्तु घोषित करती है तो ऐसी विधि की जांच अनुच्छेद 13(2) के आधार पर नहीं की जाएगी, यानी कि इसे जुडिशियल रिव्यू के बाहर कर दिया गया। इसके माध्यम से अनेक राज्यों द्वारा जमींदारी उन्मूलन विधियां पारित की गई एवं तमाम निजी कंपनियों का अधिग्रहण किया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 31 खा और एवं अनुच्छेद 9 अनुसूची दोनों के एक साथ प्रयोग से अनुच्छेद 31 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को पराभूत किया जा सकता था। अर्थात संपत्ति का कोई ऐसा अधिग्रहण जिसके बदले मुआवजा नहीं दिया गया हो, अधिनियम को 9वीं अनुसूची की विषय वस्तु घोषित करके प्रभावी बनाया जा सकता था। तो आपने देखा कि 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत संपत्ति के अधिकार में क्या क्या जोड़ा गया? 31 का और 31 खा और साथ में 9वीं शेड्यूल ऐड किया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, एक बार इसका भी अवलोकन कर लेते हैं हम लोग। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) एवं अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का यानी कि भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में जोड़ दिया गया, पार्ट 12 चैप्टर 4 में ऐड कर दिया गया। इस अनुच्छेद की विश्लेषण से संशोधन के निम्नलिखित प्रभाव स्पष्ट होते हैं। पहला क्या है? संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं बल्कि संविधान में उल्लिखित एक सामान्य मौलिक अधिकार है। क्या है? सामान्य मौलिक अधिकार है। ये क्या नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। दूसरा, इसके उपचार के लिए अनुच्छेद 32 में नहीं मांगा जा सकता, यानी कि चूंकि फंडामेंटल राइट नहीं है इसलिए फंडामेंटल राइट ना होने के कारण अब हम आर्टिकल 32 में रेमेडी के लिए नहीं जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से संसद द्वारा विधि बनाकर वंचित किया जा सकता है। अब ऐसी विधि को 9वीं अनुसूची की विषय वस्तु घोषित करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। संपत्ति से वंचित किया जाना लोक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए भी हो सकता है। पहले क्या था? लोक प्रयोजन के लिए ही संपत्ति से किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? लोक प्रयोजन से ही उसकी संपत्ति को, लोक प्रयोजन के लिए ही उसकी संपत्ति को हम सरकार अर्जित कर सकती थी। लेकिन अब मात्र लोक प्रयोजन ही आधार नहीं है, अन्य प्रयोजनों के लिए भी सरकार व्यक्ति की संपत्ति को अर्जित कर सकता है। तो अन्य प्रयोजन क्या हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि समानता के अधिकार को लागू करना।
मुआवजा पाने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है, परंतु यदि ऐसी जोत का अर्जन होता है जो अधिनियम जोत सीमा से के भीतर है या उस पर कोई निर्माण आदि हुआ है तो बाजार मूल्य से प्रतिकर पाने का मूल अधिकार होगा। यह बात कहां लिखी गई है? अनुच्छेद 31 का में। विधि के प्राधिकार के बिना मात्र कार्यपालिकीय शक्तियों के प्रयोग में किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाली बात है कि विधि के प्राधिकार के बिना, यानी कि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही विधि के प्राधिकार के बिना मात्र कार्यपालिकीय शक्तियों के प्रयोग में किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संपत्ति का अधिकार आधारभूत ढांचे में नहीं आता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी में संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। संपत्ति, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें जीलू भाई बनाम गुजरात राज्य 1999 में, ये जो हमने 6 आपको बताए, क्या बताए? प्रभाव, 6 इफेक्ट बताए किस बात के? 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा है या उसका क्या स्टेटस है, इसे जीलू भाई बनाम गुजरात राज्य 1999 में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस सीमा तक मौलिक अधिकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस सीमा तक मौलिक अधिकार है। तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है। तो जीवन जीने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान अपरिहार्य चीज है जिससे कि हम क्या कहते हैं, जिससे हमारे लाइफ में एक मतलब हम एक बैलेंस लाइफ जी सकें। बैलेंस लाइफ को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर व्यक्ति के पास जीवन जीने के लिए भी जमीन का टुकड़ा नहीं है तो संपत्ति, ऐसी संपत्ति का अधिकार क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, यानी जीवन जीने के लिए आवश्यक या अपरिहार्य वस्तु की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार भी है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मौलिक अधिकार की श्रेणी में भी आएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात की गई है। और राइट टू लाइफ का मतलब यह है कि अगर एक टुकड़ा भी जमीन मकान बनाने के लिए नहीं है, सर ढकने के लिए नहीं है, यानी छत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यानी कि जीवन जीने में उसे कठिनाई आ रही है। तो जीवन जीने के लिए जितनी संपत्ति की आवश्यकता होगी उतनी संपत्ति मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपने क्या देखा? संपत्ति का अधिकार, जिसे आर्टिकल 300 क्लॉज ए में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 चैप्टर 4 के अंतर्गत। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो लेक्चर के साथ आप बने रहिए, कंटिन्यूअसली वीडियो लेक्चर को वॉच करिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर LLB एग्जाम एंड फॉर जुडिशरी एग्जाम ऑल्सो। थैंक यू सो मच।